हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है क्लियरली? बताएंगे? वॉइस आ रही है क्लियरली? जल्दी बताएं। ऑल वेल? सब सही से चल रहा है? वॉइस आ रही है? सब कुछ ओके? सब कुछ परफेक्ट? बढ़ाए गाड़ी। यार बारिश ना भोपाल में बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तो इंटरनेट भी वीक था तो जैसे तैसे उसे सही किया। आज तो मैं इवन जल्दी आ गया था, मैं कहा बच्चे चिल्लाएंगे कि सर आप डेली लेट हो जाते हो, मैं जल्दी आ गया। अब वही बात करते हैं ना कि किस्मत जो है ना, किस्मत बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ऐसी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था वो मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा। कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था भाई? स्टार्ट कर दिया था हमने, कौन सा? हाँ भाई करण, कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था? सर हमने कर दिया था कॉलम, स्टार्ट कर दिया था। और कॉलम के बारे में आपने कहा था कि डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आता है। क्या कहा था मैंने? डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम कहते हैं द कंप्रेशन मेंबर, द कंप्रेशन मेंबर whose effective length is more than 3 times of the lateral dimension of its lateral dimension, ये बोले तो ज्यादा सही रहेगा, of its lateral dimension। यही बात किया था अपन ने? हाँ जी यही बात किया था सरफराज। यार ऋषिकेश मैंने आपका भी नहीं दिया आंसर, मनमोहन का भी नहीं दिया, 2-3 और स्टूडेंट ने भेजा था, आपकी क्लास है। एक्चुअली मैं आज दे दूंगा क्योंकि कल क्या मेरे जो घर पर थोड़ा सा रिलेटिव वगैरह आए थे वो गए नहीं थे, आज गए। आज सुबह छोड़कर ही आया मैं उनको, रेलवे स्टेशन घर तक पहुंचाकर आया हूं मैं उनको, है ना। तो अभी आज मैं आपको कर दूंगा, क्लास के बाद ही कर दूंगा। सो दिस इज द कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। सो ये कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ आपके पास 3 टाइम से ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉलम बोल देते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, तो कितने तरह से हम कॉलम को क्लासिफाई कर सकते हैं? on the basis of लेटरल टाई। लेटरल टाई जो है, रिंग जो बांधी जाती है, उसके बेसिस पर हम किस तरह से कॉलम को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम पहला जो कॉलम को क्लासिफिकेशन है दैट इज रेक्टेंगुलर टाई हो सकती है, या फिर उसी तरह से एक हो सकती है स्क्वायर टाई हो सकती है, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर टाई। दूसरा है कौन सी टाई हो सकती है? सर्कुलर टाई हो सकती है। तीसरी हो सकती है हेलिकल टाई। सर ये दोनों सेम है ना? नहीं, सर्कुलर एक ही जगह पर है, हेलिकल पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही बार है। सर्कुलर में अलग अलग रिंग्स है, मतलब रिंग की तरह है, लेकिन ये हेलिकल में रिंग नहीं है, एक ही बार है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अपन ने बात किया, लेटरल टाई बात किया। एक और बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर बात करें तो क्या होता है आपके पास पर? एक होता है लॉन्ग कॉलम और एक क्या होता है?
शॉर्ट कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम और एक होता है शॉर्ट कॉलम। सर इन्हें लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम के लिए क्या बताएंगे आप? इसके लिए तो मैं आपको रिंग का बता रही हूं, तो सिर्फ देखकर बता सकते हैं। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो जैसे कल बताया था वही है, आप चाहें तो याद रखना है आपको, तो मैं यहां लिख देता हूं, लैम्डा से डिनोट कर दूं ना? क्यों भाई अंकित कुमार, लैम्डा से डिनोट कर दूं? कर दूं, चलेगा ना? तो पता चला कि बोल रहे हो कि नहीं सर चलेगा नहीं, ठीक है। सर वो 3 वाला जो आपने लिखा था, अरे भैया कॉलम की बात कर रहा हूं ना, तो पेडिस्टल कॉलम वाला बात तो करूंगा नहीं, ठीक है। यार वो मुझे याद नहीं, एक बार देख लेना सरफराज आप कौन सा है ना। चलिए ठीक है, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम वाला एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस के बेसिस पर, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिर्फ कंप्रेसिव है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस है, या फिर कंप्रेसिव प्लस बेंडिंग स्ट्रेस है। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी है और बेंडिंग स्ट्रेस भी है, ओके। इसके बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो इसके बेसिस पर अपन कॉलम को कंप्रेसिव, और इसके बेसिस पर यहां पर बोलते हैं अपन कंप्रेशन कॉलम, और यहां पर बोलते हैं इन दोनों के रिस्पेक्टिव, नहीं हम बोलते हैं यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल। तो ये है आपके पास पर कंपैरेटिव स्ट्रेस के बेसिस पर, और इसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया क्लासिफिकेशन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर टाई, सर्कुलर टाई, हेलिकल टाई ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। ये समझ आया सभी को? रेक्टेंगुलर टाई वगैरह या डायग्राम बनाकर बताना है, बताएंगे? सभी को समझ आया? डायग्राम बनाकर बताना पड़ेगा, बताएंगे? ठीक है, सर्कुलर एंड हेलिकल का बता दीजिए, ठीक है। देख लीजिए सर्कुलर किस तरह का होता है कॉलम, अरे इसको सीधे ही बना देता हूं। कॉलम के सर ये एक जैसे है, सर्कुलर में एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ठीक है। हेलिकल में यही बार घूमता गया, समझ आया डिफरेंस हेलिकल और सर्कुलर में? हाँ जी, हेलिकल सर्कुलर का डिफरेंस समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ कहेंगे अच्छा सर स्पाइरल बोल रहे हो, स्पाइरल नहीं बोल रहा भाई, मैं स्पाइरल नहीं बोल रहा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेसेस अपन बात करें तो इस तरह के कॉलम हो जाते हैं। नाउ सो ये था आपके पास पर कॉलम, है ना, कॉलम था आपका कंप्रेशन नंबर की तरह पर, और आपके पास पर यहां पर इसका अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब इसका एनालिसिस करते हैं हम, तो एनालिसिस करते टाइम कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखा, एक मिनट लाइन पर है। यस, चलिए सो यहां पर अपन बात करते हैं कि
ये आपके पास पर कॉलम। अब अपन इसके बेसिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कोडल प्रोविजन भी यही है और सब कुछ यही है। क्लासिफिकेशन कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पैरामीटर्स की। बेसिक पैरामीटर ऑफ एनालिसिस, बेसिक पैरामीटर ऑफ एनालिसिस। अब बेसिक पैरामीटर ऑफ एनालिसिस में यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फर्स्ट इज स्लेंडरनेस रेशियो, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब सर आप स्लेंडरनेस रेशियो ही बताएंगे ना, क्या होगा? हाँ भाई बिल्कुल बताऊंगा। क्या भैया शॉर्ट के लिए लेस देन 12 वही तो किया है, क्या किया है? अच्छा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ठीक है। वो क्या लॉन्ग शॉर्ट मैंने लिख दिया ना, इस वजह से। अरे तुम लोग समझ जाया करो यार, इतने समझदार हो हैं। राहुल गांधी के युग में हो, इतने समझदार हो तुम, तो फिर तुम्हें खुद बता देना चाहिए सर वो आगे पीछे हो गया है ना। रहस्य जान जाते हो जब तुम फिर ऐसी बातें करते हो। सिलेंडरनेस रेशियो, अब सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में अपन बात करें, प्रणव हाँ लीस्ट लेटरल डायमेंशन बोल दो ना सुमित, मैं तो लेटरल डायमेंशन बोल रहा हूं, आप लीस्ट लेटरल डायमेंशन बोल दो, ठीक है। स्क्वायर के केस में दोनों ही लीस्ट हो जाएंगे ना, दोनों ही सेम हो जाएंगे। चलिए तो अब मैं बात कर रहा हूं सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। व्हाट इज सिलेंडरनेस? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट रेशियो, मैं रेशियो वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो एल इफेक्टिव बाय डी नहीं बोलेंगे। मुझे टर्म चाहिए सिलेंडरनेस का मतलब, मुझे सिलेंडरनेस का मतलब चाहिए कि सिलेंडरनेस क्या होता है, क्योंकि आपको याद है कि मुझे टर्म से थोड़ा सा प्यार है कि टर्म जो है ना वो क्लियर रहेगी माइंड में, तो सब कुछ पता रहेगा। मुझे पहले टर्म समझाओ आप लोग कि क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सिलेंडरनेस वर्ड जो लिखा है उसका क्या यहां पर अर्थ निकल कर आता है, क्या पढ़ा है हमने? ये नहीं बोलना सर इट इज द रेशियो ऑफ, नहीं रेशियो बोल ही नहीं रहा, रेशियो की बात नहीं, सिलेंडरनेस के बारे में पूछ रहा हूं। पतलापन, दुबलापन, ठीक है। और कोई आपसे पूछेगा क्या बाबू सुमित, कौन पूछेगा तुमसे कि इस सिलेंडरनेस क्या होता है, तो बोलोगे कि सर वो दुबलापन होता है ना कॉलम का, वो ये कि बोलते हैं क्या सिलेंडरनेस, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा नहीं भी चलेगा ना भाई। फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? हाँ करण, क्या सिलेंडरनेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलम। देखिए कॉलम को की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए नहीं, डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। कैलकुलेट एंड डिफाइन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफाइन एंड कैलकुलेट, ठीक है, बकलिंग को पता करने के लिए, ठीक है। सुदीप सर थिकनेस रेशो, वही चीज बोला था ना, वो नहीं बोला। सो सिलेंडरनेस क्या होता है, सिलेंडरनेस के बारे में बात करते हैं। इट इज द जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉलम, नहीं ऑफ अ मेंबर, क्योंकि ये वॉल में भी निकाला जाता है, बीम में भी निकाला जाता है, कॉलम में भी निकाला जाता है, स्लैब सब में निकाला जा सकता है। इट इज द ज्योमेट्रिकल, ये सिर्फ डायमेंशंस की प्रॉपर्टी है। इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर which define its behavior
with respect to define its behavior with respect to loading, so it is the geometrical property of a member which define its behavior or its geometrical behavior with respect to loading के रिस्पेक्टिव उसका बिहेवियर कैसा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी या कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आएगी, आ रही बात समझ में, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आएगी, कौन सी आएगी, ब्लर हो रहा है क्या बहुत ज्यादा, ब्लर तो नहीं दिख रहा उस दिन जैसा, या मुझे ही दिख रहा है भाई, ब्लर तो नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लगा कि ब्लर सा है कुछ, नहीं है ना, नहीं है, सब बढ़िया, चलिए। सो इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर विच डिफाइन इट्स बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग। ओके, कौन, जो सिलेंडरनेस टर्म होती है, सिलेंडरनेस जो टर्म होती है वो हर चीज का निकाला जाता है, ये पेन बनाया गया था, इसका सिलेंडरनेस निकाला गया था, है ना, ये बॉटल बनाई गई है, सिलेंडरनेस रेशियो, ये आपके सामने जो कैमरा ट्राइपॉड स्टैंड पर खड़ा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो भी आपके पास वो सिलेंडरनेस रेशियो उसका निकाला गया है, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, सबका सिलेंडरनेस रेशियो आता है, वॉल का जो बना रहे, रिटेनिंग वॉल का, ब्रिक वॉल का, याद रखना ब्रिक वॉल में दो चीजें पढ़ोगे आप, लाइम मोटार और कौन सा, सीमेंट मोटार, दोनों के केस में जो सिलेंडरनेस रेशियो रहता है वो अलग अलग होता है, मतलब किस पर्टिकुलर सिलेंडरनेस रेशियो के बाद आपको वॉल में प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन वो सीमेंट मोटार और लाइम मोटार के केस में दोनों अलग है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड जो होता है वो अलग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीएमसी से, ठीक है, हालांकि आप लोग का बीएमसी हो गया होगा, यदि मैं कभी बीएमसी पढ़ाऊंगा देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट। सो यहां पर मैं बात करता हूं, इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब ये सब चीज समझ आ गया सर, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ये रिलेट किस चीज को करता है, मतलब सर हमें तो मेनली फर्क है कि ये आपकी लोडिंग से बिहेवियर कैसा होगा, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, तो मटेरियल की किस प्रॉपर्टी को ये कॉल करता है, ये जो प्रॉपर्टी लिख दी ना अपन ने, कौन सी प्रॉपर्टी को कॉल करता है, ये प्रॉपर्टी है स्टिफनेस, कौन सी, स्टिफनेस, तो ये डील करता है, इट डील विथ स्टिफनेस ऑफ द मेंबर, इट डील्स विथ stiffness of the member, stiffness of the member की स्टिफनेस के बेसिस पर ये डिफाइन करता है, क्लियर है बात। अब ये स्टिफनेस का क्या रिलेशन है सर, स्टिफनेस का क्या रिलेशन है, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हम बोलते हैं एक मेंबर का लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाय डी, ये बोलते हैं, इसको डी को मैं कैपिटल लिख देता हूं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन है ना सुमित, ठीक है सर, ये लैम्डा निकल गया। अब यदि मैं बात करता हूं सिलेंडरनेस रेशियो, वो स्टिफनेस के बारे में, सॉरी, तो दैट इज ई आई बाई एल, वी कैन डिफाइन इट बाय ई आई बाई एल, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं सिलेंडर, आप स्टिफनेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पी बाय डेल मींस डिफ्लेक्शन लोड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर पता चलता है ये जितना ज्यादा रहेगा, ये जितना ज्यादा रहेगा, ये उतना ज्यादा रहेगा, ये जितना ज्यादा रहेगा, ये उतना कम रहेगा, ये जितना कम रहेगा, डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा रहेगा। क्लियर है बात मेरी, समझ आया नहीं आया, जल्दी बताओ। अच्छा, फिर से चलो सबसे पहले अपन ने क्या कहा, एक कॉलम था इतना बड़ा, उसकी विड्थ फिक्स कर दिया, ठीक है, आपने कहा कि सर मैं कॉलम की लेंथ को बढ़ा रहा हूं, अब कॉलम की लेंथ को बढ़ा रहे, सर ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या हुई है इसकी, चेंज हुई है सर, इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और इट डिफाइन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग, ठीक है, सिलेंडरनेस क्या, इट इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर विच डिफाइन द बिहेवियर ऑन लोडिंग, और ये मेजरली डील किसके साथ करता है, स्टिफनेस। तो सर ये तो समझ आ रहा है कि डायमेंशन चेंज किया, स्टिफनेस से रिलेट करो उसे, तो भैया मैंने लेंथ को बढ़ाया, क्या किया, लेंथ को बढ़ाया, सर यदि लेंथ को बढ़ाओगे तो ये लेंथ भी बढ़ेगा, अरे ये सेम ही लेंथ है ना, हाँ, अरे एल इफेक्टिव जो है आपके पास पर, ये एल अनसपोर्टेड से थोड़ा अलग होता है, लेकिन इन दोनों, ये एल इफेक्टिव एल अनसपोर्टेड से ही आता है, ये अनसपोर्टेड है, ये अनसपोर्टेड से ही आता है, मतलब
जैसे अपन ने वो निकाला था ना आपका कॉलम में, सॉरी टीवी में निकाला था, जो अपन ने एल नॉट निकाला था एल इफेक्टिव से निकाला था ना, तो जब तक एल इफेक्टिव नहीं है तब तक एल नॉट नहीं। तो ये जो एल इफेक्टिव यदि मैं लिख रहा हूं मतलब मेरे पास पर एल अनसपोर्टेड भी है। अब अनसपोर्टेड क्या होता है वो बताऊंगा, है ना। ये अनसपोर्टेड है और ये सेम ही चीज होता है, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन है, वो क्या वेरिएशन अब भी बता दूंगा। अभी के लिए ध्यान रखो ये भी एल इफेक्टिव, ठीक है, ओके। ये बढ़ाया तो ये वाली इधर बढ़ गई, ठीक है। ये पहले 4 मीटर था, इसको 6 कर दिया, तो ये 4 था 6 हो गया, तो ये 4 था 6 हो गया। ये बढ़ा, आपने इसमें कुछ चेंज किया क्या? आपने इनर्शिया या मॉडुलस में चेंज किया क्या? अरे राजा बताओ, ऋषिकेश, विनीत, प्रणव बताओ भैया, रिजिडिटी मॉडुलस में कोई चेंज किया क्या? कौनो चेंज नहीं हुआ है इसमें, देयर इज नो चेंज। अब यदि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टिफनेस क्या हो जाएगा? स्टिफनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? सुरभि, दीपा बताएंगे, सुदीप, कम हो जाएगा, हो जाएगा कम। सर यदि ये कम हो गया तो ये भी तो स्टिफनेस ही है। स्टिफनेस को अपन इस तरह से भी लिखते हैं, पढ़ा होगा सोम में, टॉस में ही पढ़ा होगा। अब यदि स्टिफनेस को ऐसा लिख दिया आपने, स्टिफनेस कम हो रहा है, यदि ये कम हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा? डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इट इज मैथमेटिकली, इफ आई एम शोइंग यू, इस फॉर्मूले से मैं आपको मैथमेटिकली दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया यहां तक? अब इसको कंसेप्ट वाइज समझाता हूं, कंसेप्ट वाइज समझाता हूं, ठीक ठीक है। कंसेप्ट वाइज समझेंगे, कंसेप्ट वाइज समझना है क्या नहीं समझना है बताओ? समझना है? चलो इधर देखो, ये क्या है मेरे हाथ में? क्या है मेरे हाथ में? दिख रहा है सभी को? स्केल है। चलिए अब इस स्केल की लेंथ, आप स्केल को थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, मेरे दोनों हाथ के पास से देखिए, थोड़ा सा ये बेंड दिख रहा है क्या? देखो थोड़ा सा बेंड दिख रहा है, जहां मेरा फेस है वहीं से देखो थोड़ा सा बेंड दिख रहा है, हल्का सा नीचे की तरफ दबा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है, ठीक है, दिख गया? यस सर दिख गया। अब क्या सेम मटेरियल को मैं तोड़ूंगा, सेम मटेरियल को तोड़ूंगा तो क्या लगता है, क्या ये तोड़कर 2 पार्ट में कर दूंगा? करूंगा नहीं, हाँ ये सोचना नहीं सर ये भी करके दिखाओ, कुछ नहीं करूंगा मैं। तो यदि मैं इसको बीच में से तोड़ देता हूं और 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो बताइए क्या उसका डिफ्लेक्शन उतना ही होगा या नहीं होगा? डिफ्लेक्शन उतना ही होगा या नहीं होगा? बताएंगे यस और नो? नहीं होगा सर, नहीं होगा। यदि नहीं समझ आया ना भाई, ये वाला बात जो मैं भी बोला ना, ये समझ में नहीं आया, अपने पास पर जो पड़ा हुआ 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, उसको उठाकर देखना, कहना यार ये वाला तो सीधा है, सर वाला डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा था? अरे सर वाला जो है ना बड़ा वाला स्केल है, और यदि इससे बड़ा वाला स्केल लेकर आऊंगा ना तो वो अलग ही दिखेगा, वो ऐसे झूलता हुआ दिखेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि व्हेनेवर यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर, उसका स्टिफनेस जो रहता है वो डिक्रीज कर जाता है। वही चीज देखा अपने, लेंथ ज्यादा था, स्टिफनेस डिक्रीज कर गया। सर स्टिफनेस डिक्रीज कर दिया मतलब बीच में डिफ्लेक्शन विजिबल हो गया, मैं वो वाली स्केल में भी आ रहा होगा लेकिन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वाला तो विजिबल हो गया, डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो गया ना कि विजिबल हो गया, क्योंकि स्टिफनेस क्या हो गई है? कम आ रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताएंगे? ये देखो पेपर कैसा दिख रहा है आप लोग को? डिफ्लेक्टेड दिख रहा है? दिख रहा है यस और नो? दिख रहा है? अब इस पेपर को अपन अब ये पेपर डिफ्लेक्टेड दिख रहा है क्या? ये पेपर डिफ्लेक्टेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? समझ आया? पेपर है सर, इलास्टिक मॉडुलस तो इसका चेंज ही नहीं हुआ, इलास्टिक मॉडुलस तो चेंज ही नहीं हुआ, इनर्शिया भी सेम ही है, क्रॉस सेक्शन सेम ही है। जो चेंज किया सर आपने लेंथ आपने पेपर की कम कर दी, जैसे पेपर की लेंथ को आप कम कर दोगे स्टिफनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ गया बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? ओके, सो मैं यहां पर जिस पॉइंट को कंक्लूड कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जब भी सिलेंडरनेस रेशियो देखें तो कभी किसी को नहीं बोले सर पहले तो मैं आपको सिलेंडर बताता हूं, ये बोलना सर पहले तो मैं सिलेंडरनेस बताता हूं आपको। सर ये ना कॉलम का पतलापन या दुबलापन, या तो इसे बोल दीजिए सर ये कॉलम का ना आपको थिननेस बताता है,
थिननेस, पतलापन, थिननेस बताता है। सिलेंडर, जो सिलेंडर टर्म है उसको भी लॉन्ग बोलते हैं, सिलेंडर टर्म को लॉन्ग से रिप्लेस करते हैं। लॉन्गनेस ऑफ कॉलम या लॉन्गनेस रेशियो ये भी बोल सकते हैं। लेकिन सिलेंडरनेस रेशियो इट इज अ स्टैंडर्ड वर्ड विच वी आर यूजिंग टिल नाउ। तो यहां पर अपन सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर सिलेंडर टर्म होता क्या है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल पर लोड लगेगा तो कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में बताएगा। सर लोड कौन सा, लाइव लोड? अरे भैया डेड लोड सेल वेट, स्केल का सेल वेट था ना, तो सेल वेट भी लोडिंग मतलब सेल्फ वेट वगैरह सब कुछ है। सर एक्चुअली ये कौन सी प्रॉपर्टी से डील करता है? इट इज डीलिंग विद द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। और कैसे डिफाइन किया था ये बता दिया मैंने, है ना, समझ आया सभी को? चलिए अब यदि अपन बात करते हैं कि ये यदि अपन ने बात किया सिलेंडरनेस रेशियो, तो हमने बात किया था कि सिलेंडरनेस रेशियो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव बाय, या फिर पूरा लिख देता हूं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन, हाँ भाई सुमित क्या होगा, लिखूं जो तुम बोल रहे थे? सर वो तो लीस्ट ए आएगा ना सर, तो लीस्ट ए लिख रहा मैं, लीस्ट lateral dimension, ठीक है, that means lambda is equal to L effective by B। ओके, अब इसके बेसिस पर अपन बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम में लैम्डा, लॉन्ग कॉलम में लैम्डा ग्रेटर देन 12, शॉर्ट कॉलम में लैम्डा लेस देन 12, ठीक है। अब मैं एल इफेक्टिव के बारे में बात करता हूं, एल इफेक्टिव है ना, इसी के अंदर इफेक्टिव लेंथ ऑफ, ये क्या होता है, ये क्या होता है जी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है उसको समझते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कॉलम है, ठीक है, ठीक है, मैं तीन ही केस बता रहा हूं, बाकी सब केस यदि आपको पढ़ना है आप पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, तीन ही केस पूछे जाते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं आपके पास पर बोथ एंड आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, बोथ एंड आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन इज नॉट अलाउड। रुक जाइए, इसको मैं इधर बता देता हूं, इसको मैं दूसरी स्लाइड में बता देता हूं। तो यहां पर यदि अपन बोले इस पर, इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सी कंडीशन है, बोथ एंड्स आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये वाला जो अपन बात करेंगे, अभी मैंने बनाया नहीं है,
बना रहा हूं, इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, both end are effectively held in position and rotation is allowed at one end, एक एंड पर अलाउड है। यहां पर बात करें, both hand are effectively held in position and rotation is allowed at both hand, both hand मतलब यहां पर क्या है, यहां पर जब हम बात करें तो यहां पर इस तरह से आपके पास पर एक, आप बोलिए कि मैं पॉइंट बना रहा हूं, ये हिंज समझ लीजिए आप चाहे तो, लेकिन हिंज समझने से एग्जैक्टली काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंज में रोटेशन अलाउड रहता है, रिजिड ज्वाइंट में भी रोटेशन अलाउड रहता है ना, रिजिड ज्वाइंट में भी, रिजिड ज्वाइंट में भी रोटेशन अलाउड रहता है, और आपके पास पर ठीक, हाँ यहां पर कहां बोल रहे हो, हाँ लॉन्ग कॉलम ग्रेटर देन हो जाएगा। तो रिजिड ज्वाइंट में आपके पास पर रोटेशन अलाउड रहता है, ये रिजिड ज्वाइंट ही समझ लीजिए आप इसे। नाउ अब यदि आप लोड लगाते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज कैसे देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से। अब यदि मैं बात करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा, है ना, ध्यान से देख रहे हैं ना कि भाई करण, अरे सर जब से ध्यान से ही देख रहे हैं, ऐसा मत बोलना। एल अनसपोर्टेड, दिस इज द एल अनसपोर्टेड लेंथ, ये होती है एल अनसपोर्टेड, एंड दिस इज एल, दिस इज एल इफेक्टिव। यहां पर दिस इज एल इफेक्टिव, टोटल क्या होगी, एल अनसपोर्टेड। यहां पर ये ऊपर से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टाफ्लेक्शन बोल दीजिए आप, या फिर आप बोल दीजिए कि जहां से आपको डिफ्लेक्शन दिखा है तो इतना ही पार्ट है जिसमें इफेक्टिवली डिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में, आ रही है बात समझ में, बताएंगे यस और नो, ठीक है, ओके चलिए आगे बात। नाउ अब यहां पर IS 456-2000 क्या कह रहा है, IS 456-2000 सोम ने L effective is equal to 0.65 times of L unsupported, L effective is equal to 0.8 times of L unsupported। सोम में ये 0.5 था, है ना, सोम में 0.5 था, यहां पर ज्यादा है, क्यों है वो बता देता हूं। L effective is equal to कितना हो जाएगा, L unsupported, ठीक है। अब देखिए ये इसने ज्यादा क्यों रखा है, सोम कह रहा है डिफ्लेक्शन सिर्फ 50% पार्ट पर ही होता है, 50 पर नहीं होता। आरसीसी कहता नहीं नहीं 65% पर होता है, भैया थोड़ा सेफ्टी भी तो लो, ये मान लो डिफ्लेक्शन ज्यादा जोन में होता, कम जोन में नहीं होता, ज्यादा जोन में होता। अब ज्यादा जोन मान लोगे, एक्चुअली तो होगा जो सोम में पड़ा है, लेकिन आपने मान लिया 65% जोन को, तो आप ज्यादा डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन करोगे, एक्चुअल में आएगा कम, आप हमेशा सेफ रहोगे। आई बात सरफराज समझ में, अरे आई बात समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो ये आपने को याद रखना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से लिखा रहा हूं, वो क्या है, वो है इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग effective length of column is considered as 0.8 times of
अनसपोर्टेड लेंथ। अब आप में से बहुत सारों के माइंड में ये आ गया होगा, सर ये अनसपोर्टेड लेंथ भी तो बता दो आप। सर साहब बता दिया, अनसपोर्टेड लेंथ भी तो बता दो, अनसपोर्टेड लेंथ का क्या 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 क्राइटेरिया। ठीक है, वो बता देता हूं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट क्या है इसमें से, यही चीज आपको याद रखनी है। कहां पर बात कर रहा हूं मैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 0.8 टाइम्स ऑफ अनसपोर्टेड। ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ भाई। बड़ा सिंपल सा है, ये वाला ही केस को कंसीडर किया गया। सर इसी केस को क्यों कंसीडर किया गया है? यदि टॉस पढ़ा है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि रवि सर ने आपको टॉस पढ़ाया है और आपको टॉस समझ में आया है। टॉस समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, फिर मैं रवि सर से बात करूं कि भैया बच्चे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, फिर इनका बच्चों का क्या करना है। फिर सर की गोली और मेरी गोली दोनों साथ में पार्सल करूंगा तुम्हारे लिए। चलो, तो अब यहां से मैं बात करता हूं अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ के बारे में आईएस 456-2000 बोलता है, आईएस 456-2000 बोलता है द क्लियरेंस बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर, द क्लियरेंस बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर इज नोन एज अनसपोर्टेड लेंथ। जो फ्लोर टू फ्लोर क्लियरेंस रहता है वो कहलाता है अनसपोर्टेड लेंथ। मैं भी वही लिख रहा हूं लेकिन समझाऊंगा, क्योंकि समझोगे नहीं ना तो फिर गलती होगी, क्योंकि कोड आगे समझाता है SP24 में और अपन SP24 तो पढ़ने वाले हैं ना। अपन पढ़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हालांकि मैं कंसेप्ट वहीं से बता रहा हूँ, है ना। मैं अपना कंसेप्ट कुछ नहीं दे रहा हूँ, वो जो कोड में लिखा वही चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो द क्लियरेंस बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर is known as, the clearance between floor to floor is known as unsupported length, is known as unsupported length, उसे unsupported length कहा जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लो, जल्दी से समझ लो, है ना। कहाँ से बता रहे हैं सर, ये समझो। डायग्राम समझ आएगा तो खुश नहीं होना है, बस बताना है कि हाँ सर समझ आ गया। डायग्राम समझ आया? डायग्राम समझ आया? जंक्शन का है ये सभी को, एक कॉलम का जंक्शन है। समझ आया सभी को? स्विमिंग पूल लग रहा है, किसको लग रहा है? चलिए, तो यहां पर मैं बात करता हूं, दो लेंथ है। देखिए, फ्लोर टू फ्लोर स्लैब तो इसके ऊपर है, लेकिन फ्लोर टू फ्लोर नहीं। कॉलम को आपने एक सपोर्ट दे दिया, लेटरल कॉलम, वर्टिकल मेंबर को लेटरल सपोर्ट दे दिया। तो यहां पर ये है एक अनसपोर्टेड लेंथ, और एक ही कॉलम की कितनी अनसपोर्टेड लेंथ दिख रही है? ये एक ही कॉलम है, तो इसे मैं बोल देता हूं ये LXX है, इसे बोल देता हूं LYY है। ठीक है, तो एक कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ दो हो सकती है कि नहीं? जल्दी बताएंगे, दो हो सकती है कि नहीं? दिख रहा है सर? इसका टॉप भी बताएंगे क्या? हाँ, टॉप भी बता देता हूं भैया, ये देखो।
अब यहां पर देखा जाए, ये जो आपको पर्पल वाली जो दिख रही है, जो पर्पल वाली जो आपको क्या दिख रही है, पर्पल वाली जो बीम दिख रही है वो ये वाली है, दिस वन। इसका नाम रख देता हूं ए एंड दिस इज ए बीम, दिस इज बीम बी एंड दिस इज बी बीम। ठीक है, तो ये इस जगह का जंक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूं, कंसेप्ट हमेशा याद रखना चाहे कुछ हो जाए। क्या सर, क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है यार कि कंसेप्ट ये है कंसेप्ट ये है कि ये बीम जो रहेगी ना, ये बीम, इसकी डेप्थ कभी चेंज नहीं होगी। इस जोन पर डेप्थ और इस जोन पर डेप्थ हमेशा सेम रहेगी। मतलब बीम कॉलम की उस तरफ और कॉलम की इस तरफ हमेशा डेप्थ सेम होगी, क्योंकि यहां का जो अंदर का जो सरिया है, यहां का जो सरिया है वो सरिया जाएगा यहां से और वही सरिया यहां से जाएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो सरिये का क्या होगा, सरिया आपके पास पर ऐसा, आपने डेप्थ चेंज कर दी, मतलब किसी ने, अब साइड भी दिखा रहा हूं, आपने मान लो कहा कि सर मेरी बीम की डेप्थ ऐसी है, इधर पर कॉलम आ गया, फिर सर बीम की डेप्थ ऐसी है, तो फिर सरिया कहां से आएगा, ये वाला सरिया ऐसा जाकर ऐसा उठकर ऐसा जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ये है, ठीक है, ये होगा, सीधा सरिया जाएगा जैसा यहां पर बनाया। ठीक है, तो यहां पर एलन सपोर्टेड देखा जाए तो 2 एलन सपोर्टेड दिख रही है। सर हम कौन सी लेंगे? अरे भैया कौन सी लोगे, इधर देखो, यहां पर भी अपन बात करते हैं एलन सपोर्टेड के बारे में, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एल इफेक्टिव बाई डी। जितना ज्यादा एल इफेक्टिव उतना ज्यादा सिलेंडरनेस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जितना ज्यादा एल इफेक्टिव उतना ज्यादा, ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं इन फॉर्मूले से, जितना ज्यादा एल इफेक्टिव है मतलब एलन सपोर्टेड भी ज्यादा है, एलन सपोर्टेड भी ज्यादा है। ठीक है, और यदि एलन सपोर्टेड ज्यादा है तो हम कौन सा चूज करें? हम एलन सपोर्टेड ज्यादा वाला चूज करें, हम ज्यादा वाला चूज करें, क्योंकि हमें कॉलम में ये कहीं से भी चेक करना, कहीं से ये सिलेंडर तो नहीं है, कहीं से डिफ्लेक्शन तो नहीं आएगा किसी भी जोन से। तो याद रखें एल इफेक्टिव जो है आपके पास, सॉरी एलन सपोर्टेड है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 ही टाइप की हो सकती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में बहुत सारे इंजीनियर को इस बारे में पता नहीं रहता, तो व्हाट दे एक्चुअली डू, वो इधर का और इधर का दोनों का सेम रखते हैं। भले याली बीम पर लोड नहीं कहते, सर बनाओ ना डेप्थ ज्यादा, क्या ही दिक्कत है, ना बिल्डर को पता चलना, ना कॉन्ट्रैक्टर को पता चलना, ना आर्किटेक्चर को पता चल रहा है। तो वो क्या करता है, दोनों बीम को सेम बना दे, दोनों एलन सपोर्टेड सेम है, तो सॉफ्टवेयर में डेटा डालने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से डिजाइन करते हैं। यदि सॉफ्टवेयर से डिजाइन कर रहे हो और ऐसा आपने सिलेक्शन कर लिया, तो वहां पर ये जो होगी वो सॉफ्टवेयर कुछ भी ले सकता है, आपको अपने हिसाब से इसे देना है। जब आप इसे चूज करेंगे तो सिलेंडरनेस ज्यादा आएगा, और कहीं डिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी भी तो वो आपको बता देगा। समझ आई मेरी बात? नहीं आई समझ में? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। और जो स्लैब है ना, वो स्लैब इसके ऊपर है, तो स्लैब टू स्लैब, फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस ही ले रहा है। तो आप ध्यान से रखना, डेफिनेशन में वही लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो बीम के बॉटम से फ्लोर तक का। तो यहां पर है आपके पास पर, इस लेवल पर क्या है, इस लेवल पर है आपके पास पर, इस लेवल पर आपके पास पर है फ्लोर, यहां फ्लोर है। तो फ्लोर से लेकर यह है आपके पास पर क्या है, दिस इज बॉटम ऑफ बीम, बॉटम ऑफ बीम, बीम का बॉटम है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरामीटर देखते हैं अपन। सेकंड पैरामीटर, पहला कौन सा देख लिया, सिलेंडरनेस रेशियो। दूसरा देखते हैं इसेंट्रिसिटी, दूसरा देखते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? तो इसेंट्रिसिटी का मतलब आप थोड़ा सा समझिए कि दिस इज अ कॉलम, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, समवेयर हियर। यदि लोड आपका कहीं यहां लगता है, लोड आपका कहीं यहां लगता है, तो हम कहेंगे वो सेंटर से इसेंट्रिक है, वो सेंटर से इसेंट्रिक है, और इसकी वजह से आएगी मूवमेंट, और वो मूवमेंट होगी कुछ इस तरह से, इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं हीरो? ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसा ऐसा रिवॉल्व करेगी, ठीक है,
और मूवमेंट जो हो जाएगी, यदि P है तो मूवमेंट कितनी हो जाएगी, PE हो जाएगी। क्लियर है बात? इतना तो आप लोग को सभी को पता है सोम पढ़ने के बाद। क्या रिपीट करना है भैया? सरफराज मियां किधर चले जाते हो यार, क्या रिपीट करना है? प्रीवियस बाद में, प्रीवियस जब इस स्क्रीनशॉट दूंगा तब बताऊंगा। सो पीई के बारे में बात करूं तो पीई दैट इज मूवमेंट, वो आएगी आपके पास पर लोड के बाद। तो लोड तो हमेशा एक्ट कर रहा है। लोड मेजरली कहां पर एक्ट करता है? मेजरली कहां पर लोड एक्ट करेगा? सर सेंटर पर ही एक्ट करेगा, है ना। सेंटर से दूर जाने का कोई रीजन होगा ना, तभी तो इसेंट्रिक हुआ। सेंटर से जाने का कोई रीजन होगा तभी तो इसेंट्रिक हुआ। तो इसेंट्रिसिटी यदि हमें पढ़ना है ना, तो हमें यह भी पढ़ना होगा कि कारण क्या है इसको पढ़ने के, इसको पढ़ने के कारण क्या है, रीजन फॉर इसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करता हूं। इन आरसीसी कॉलम eccentricity is always present and cannot be eliminated or removed by any means। किसी भी तरह से आप इसकी इसेंट्रिसिटी को हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते सर? ये पहली बात तो बताओ, आ क्यों रहा है और हटा क्यों नहीं पा रहे हो? ये ऐसी कौन सी बात हो गई है? चलो तो इसका रीजन समझते हैं। रीजन फॉर इसेंट्रिसिटी आने का कारण क्या है? इसेंट्रिसिटी आने का कारण है, इसेंट्रिसिटी आने का कारण है कंस्ट्रक्शन, या एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन। एक के बाद एक कॉलम बनता है ना, ऐसा तो नहीं 25 फ्लोर के कॉलम एक ही बार में बना दिए, लेकिन और फिर उसके बाद स्लैब बनाते हैं। नहीं, एक फ्लोर का कॉलम, फिर फ्लोर बन गया, फिर दूसरे फ्लोर का कॉलम, फिर फ्लोर बन गया, तीसरे फ्लोर का कॉलम। लेकिन बिल्डिंग की बीम जो रहती है वो एक फ्लोर की 50 मीटर 100 मीटर की एक बार में कास्ट की जा सकती है, लेकिन कॉलम के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर मेंबर को, कॉलम के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हर मेंबर को ना एक लेटरल सपोर्ट चाहिए, हर मेंबर को लेटरल सपोर्ट चाहिए। बीम ऐसी बनती है, पर यहां से एक कॉलम और एक कॉलम 100 मीटर दूर नहीं है, एक कॉलम यहां, कॉलम यहां, कॉलम यहां, कॉलम ऐसा बना देता है। तो इसी को यदि खड़ा करो तो कॉलम, यदि ये इसको कॉलम मान लोगे तो यहां पर आपके लेटरल मेंबर रहना चाहिए ना। नहीं रहेगा तो क्या होगा सर? नहीं रहेगा ना तो ये कॉलम इतना लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा कॉलम क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट। अभी चाहते हैं आपकी कॉलम डिफ्लेक्ट ना करे, तो आप इस लेवल पर क्या कर देंगे? उसको एक लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड। और लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद अब इसमें डिफ्लेक्शन होगा नहीं, और यही जो लेंथ कहलाएगी, यही लेंथ कहलाएगी आपके पास पर एल इफेक्ट। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ये तो थ्योरेटिकल समझिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब आरसीसी का कॉलम बनाते हैं तो ये कॉलम बन गया। अब इसी के ऊपर दूसरा बनाओगे, अब इसी के ऊपर दूसरा बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन, ये भी आपके पास पर मैनुअल है, और यदि मैनुअल कंस्ट्रक्शन है तो आपके पास पर क्या चांसेस है? एक के ऊपर दूसरा कॉलम एग्जैक्टली बैठे ही बैठे। तो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके पास पर इसेंट्रिसिटी आने के चांसेस है। आ रही बात समझ में सभी को? ये बात आई या नहीं आई समझ में? मतलब एक कॉलम ऐसे बनाया, ठीक है, दूसरा उसके ऊपर बना रहे हैं, थोड़ा ऐसा हो गया, तीसरा ऐसा हो गया। अब आप कहोगे सर आप तो जानबूझकर बना रहे हो। जानबूझकर नहीं बना रहे हो, इसकी एक्सिस ये है, ऊपर वाले की ये है, सबसे ऊपर वाले की
सेकंड कॉलम पर देखो, यहां पर ये यदि विजिबल हो, ये देखो विजिबल हो रहा है यहां पर, तो यहां पर यदि आपको विजिबल है तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि लोड यहां लग रहा है और इसकी सेंटर से क्या है वो थोड़ा दूर है। क्लियर है बात? यस और नो? यस और नो बताएंगे? क्लियर है? सो दिस इज ड्यू टू स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड, ड्यू टू नेचुरल कॉज, रात में थोड़ी सी हवा चली, सपोर्ट जो लगा रखे थे वो हिल गए आपके, क्योंकि कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कैसे करते, कॉलम का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ध्यान रखो। अपन ने कॉलम के सरिये थे आपके, अपन ने शटरिंग लगाई, शटरिंग लगाने के बाद अपन ने क्या किया, सीधे कंक्रीट भरा नहीं, शटरिंग सीधी है नहीं है, प्लम चेक किया, प्लम चेक से देखा शटरिंग इधर उधर तो नहीं है, अपन ने ऐसी थी सीधी कर दिया। ठीक है, कंक्रीट डाला, कंक्रीट डालने के बाद छोड़ दिया नहीं, कंक्रीट डालने के बाद फिर देखा कि कंक्रीट में वाइब्रेशन भी करते हो सकता है शटरिंग हिल के पहले इधर थी अब इधर हो गई, अब ऐसी हो गई, तो शटरिंग को क्या किया अपन ने, क्योंकि 30 मिनट तक कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है, अपन ने इसको सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद अपन ने क्या किया, इसको सीधा करने के बाद अपन ने कहा सीधा रहेगा अब और क्या। रात में हवा चली, अपन ने लेटरल सपोर्ट लगा के रखे थे, हवा से हिल गया, और हिल गया तो जो कॉलम था वो अब इधर ना होकर इधर चला गया हल्का सा, है ना। अब वो इधर चला गया, मतलब ये कॉलम को ऐसा रहना था, कॉलम इधर चला गया। अब कॉलम इधर चला गया तो क्या हुआ, सुबह आकर उसको सीधा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो गया उसको कितना, 10 घंटे में वो हो गया आपका काम खत्म, उसका वो नहीं होगा चेंज। अब यदि वो आपका चेंज नहीं होगा तो क्या हो गया, वो कॉलम परमानेंटली आपके पास पर 2 mm 3 mm शिफ्ट हो गया, है ना, टॉप से। यदि 2 mm 3 mm का यदि उसमें आपके पास पर चेंज इन पोजिशन हो गया है तो ऊपर वाला कॉलम भी वैसे ही बनेगा, ऊपर वाला कॉलम बनेगा तो उसके वजह से आपके पास पर ये हो सकता है कि बिल्डिंग में जो लोडिंग है वो आपके पास पर सेंट्रिक ना हो, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और ड्यू टू नेचुरल कॉज बताया। नेक्स्ट है आपके पास पर ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ये किस वजह से आएगा, नेचुरल कॉज की वजह से नहीं आएगा। एक कॉलम भर रहा है, उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा, उसके बगल में चौथा, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन की वजह से भी आपके पास पर थोड़ा सा कॉलम डिफ्लेक्ट हो सकता है, डिफ्लेक्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कॉलम टॉप से थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है जिसकी वजह से इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस और नो? क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है, तो ये इसेंट्रिसिटी आप ला रहे हो या अचानक से आ रही है, या आप ला रहे हो या अचानक से आ रही है? सडनली आ रही है, एक्सीडेंटली आ रही है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप कोई जवाबदार नहीं हो, ना सोम जवाबदार है, ना टॉस जवाबदार है, ना आरसीसी जवाबदार है। इट इज ड्यू टू एक्सीडेंटल रीजंस, दीज आर द एक्सीडेंटल रीजंस। अचानक से हो गया सर, अब पता नहीं था, हमेशा होगा, 100 में से 90% टाइम होगा, 10% टाइम नहीं होगा, तो किसके लिए डिजाइन करेंगे, 90% टाइम के। सो दीज आर द एक्सीडेंटल रीजंस, ये एक्सीडेंटल रीजंस है। तो इसीलिए इसकी वजह से जो इसेंट्रिसिटी आती है उसकी इसेंट्रिसिटी को क्या बोल देंगे, इसको मैं बोल देता हूं यहां पर, दीज आर, कौन से रीजन है, कौन से रीजन है भैया बताएंगे सर, ये है एक्सीडेंटल रीजंस। कौन से रीजन हो गए सर, एक्सीडेंटल रीजंस हो गए। यदि एक्सीडेंटल रीजंस हो गए तो अपन क्या करेंगे, एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, है ना। सो एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी, एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी कितनी होगी। अब हमने कहा कितनी होगी, तो आईएएस कोड कहता है कि सुनो तुम या तो कैलकुलेट कर लो, मेरा फॉर्मूला यूज कर लो। हमने कहा चलो भैया तुम ही बता दो। उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा एज पर आईएएस 456 2000 यदि हम बात करें, 800 नहीं 2000, स्टील का नहीं आरसीसी का, एज पर आईएएस 456 2000 इसेंट्रिसिटी ई मिनिमम, इसे कहेंगे कम से कम इतनी इसेंट्रिसिटी तो आएगी, कितनी, ई मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम से कम मतलब जो वैल्यू में लिख रहा हूं वो या उससे ज्यादा ही आएगी, और वो रहेगा एल अनसपोर्टेड अपॉन 500 प्लस डी बाय 30, ये एमएम में है ना, और इधर लिख देता हूं, और
20 mm, विच एवर इज इन दोनों में से कौन, ये देखो ये सिंबल क्या बोल रहा है, ग्रेटर लेसर, सर ये ग्रेटर बोल रहा है, तो इन दोनों में से क्या आएगा, मैक्सिमम, इन दोनों में से क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है सरफराज, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है सर याद रहेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि कम से कम एक कॉलम में कितनी सेंट्रिसिटी आएगी, यदि मैं डेटा नहीं देता हूं तो क्या बता सकते हैं, कम से कम एक कॉलम में कितनी सेंट्रिसिटी आएगी, ये आएगी, आप नहीं रोक सकते, कितनी आएगी, 20 mm। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, यही क्वेश्चन यही आंसर है, कई बार पूछा जाएगा। द मिनिमम सेंट्रिसिटी विच कैन अराइज इन अ कॉलम इन लैक ऑफ डेटा, डेटा की कमी है तो भी फिर भी कम से कम कितनी आएगी, डेटा की कमी हो जाए, कुछ हो जाए, जमाना हो जाए, कितना आएगा ही, कितना आएगा ही सर, 20 mm तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे हैं फ्रॉम x एंड y, और अपन इसको बोल सकते हैं x और y के फॉर्म में यदि अपन लिखेंगे तो एल सपोर्टेड कहां से, जैसे यहां पर बताया था ना मैंने आपको, एल सपोर्टेड वाई वाई वाला, एल सपोर्टेड एक्स एक्स वाला। अब देखिए एल सपोर्टेड ये हो गई लेंथ और ये हो गया उसका क्या, लेटरल डायमेंशन, तो ये d जो रहेगा ये एक्स एक्स वाले के लिए रहेगा, एल सपोर्टेड ये हो गई लेंथ, मतलब लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो इसका लेटरल डायमेंशन लीस्ट नहीं, यही हो गया लेटरल डायमेंशन, लीस्ट वीस्ट नहीं, अब इसका ये लेंथ, इसका लेटरल ये, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको भी लिख देता हूं डी वाई वाई। ठीक है, अरे यस और नो बोलो तो भाई, अरे समझ आ रहा है, मुझे ही समझ आ रहा है, मैं खुद से खुद ही समझ ले रहा हूं क्या, और ये रैम भर गई दिमाग की, समझ आ रहा है, हैंग तो नहीं हो गए हो, चलिए, तो यहां पर अपने निकाल लिया, तो इसको चाहे ना सर हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो भैया, सर इसको तो मैं ऐसा लिखने का मन है, कैसा सर, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसा, ई मिनिमम एक्स यदि निकालूंगा सर तो वो हो जाएगा एल एन सपोर्टेड एक्स डायरेक्शन से, नहीं दिया है तो वही वाला ले लूंगा जो दिया है अपॉन 500 प्लस डी एक्स डायरेक्शन का अपॉन 30 और 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम, और ई मिनिमम वाई डायरेक्शन का, एल एन सपोर्टेड वाई डायरेक्शन का अपॉन 500 प्लस डी वाई अपॉन 30 और 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम। सर ये जो आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको चेंज कर दो, थोड़ा कर देता हूं भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, आप चाहे ऐसा वाला भी याद रख लो, ऐसा वाला भी याद रख लो, एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। चलो आया समझ में, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ जाइए, चलिए बढ़ गए। तो अब बात हुई थी सरफराज मियां कि ये जो एसेंट्रिसिटी हम नहीं ला रहे, ये आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ में कुछ नहीं है, जैसे मोदी जी ने कर दिया ना, अपने इंजीनियर के हाथ में कुछ नहीं है ना, डिग्री भी थी वो कोई काम की नहीं, जॉब वो मार्केट में है नहीं और आने वाली है नहीं, और उन्होंने और जमाने भर की चीजें कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, लेकिन सब परेशान हो रहे हैं, उनके अपने पर्सनल रीजंस भी है। तो वही चीज है अपने साथ भी कि अपन जो परेशान हो रहे हैं कॉलम से, और सर ये सेंट्रिसिटी आ गई, अब मैं क्या करूं सर, मैं तो स्ट्राइक पर बैठ जाऊंगा, ये सेंट्रिसिटी नहीं चलेगी, सेंट्रिसिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो उसी तरह जिस तरह से गवर्नमेंट आती कि चलो इतनी रियायत दे देते हैं, चलो इतनी रियायत दे देते, तो हमारे सामने भी कोड आता है, कोड कहता है चलो इतनी सेंट्रिसिटी आ रही है ना, कुछ रियायत दे दिया हमने कहा अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, रियायत मिल रही है। अब रियायत मिल रही है, अपन तो इंडियन से रियायत जहां मिले, जहां सब्सिडी मिले पहले कूद पड़ते हैं। तो अपन बात करते हैं किसके बारे में, परमिसिबल, किसके बारे में, परमिसिबल इसेंट्रिसिटी। डोंट जज मी ऑन बेसिस ऑफ माय पॉलिटिकल व्यूज, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ राहुल गांधी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ केजरीवाल, आई एम बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ देम, बिकॉज दे आर, मतलब दे आर एक पोजीशन पर है बिकॉज ऑफ समवंस
किसी दूसरे की मेहनत की वजह से आज वो उस जगह पर है। चलिए परमिसिबल इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो परमिसिबल इसेंट्रिसिटी वही है जो आपको अलाउड कर दिया सब्सिडी, अरे चलो भैया इतना तो अलाउड कर देता है, बाकी यदि तुमको दिक्कत है ना तो फिर आगे समझेंगे। तुम्हें दिक्कत है, हम इतना अलाउड कर रहे हैं। हमने कहा कितना अलाउड कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सर ई मैक्सिमम हम कितना अलाउड कर सकते हैं? उन्होंने कहा ई मैक्सिमम दैट इज 5% ऑफ लैटरल डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफ लैटरल डायमेंशन बहुत बार पूछा गया है। ये सर कौन सी? ये आती है चलिए तो यहां पर अपन बात करते हैं 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन। 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन कहने का मतलब क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे सर 5 सर मेरा कॉलम है सर 1000 mm की लेंथ। अच्छा 1000 mm की 1000 mm का 5% निकाल लो, इतनी परमिसिबल है। सर एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं भाई, अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला भूल जाओ, अब देखो ध्यान से। एक कॉलम है, उसकी लेंथ है एल एन सपोर्टेड है, उसकी कितनी? 5 मीटर है। कितनी भैया? 5 मीटर मतलब 5000 mm। 5 लाख मत कर देना, है ना, घर तक आ जाएंगे एग्जामिनर। फिर आपके पास पर डी और बी है ना। डी और बी तो आप लोग समझते हैं क्या होता है, डी एक्स या डी वाई बोल दो, जो बोलना बोल दो। इसको डी एक्स बोल दो, इसको डी वाई बोल दो, ठीक है। और 400 बाय 600 का कॉलम है। कितने का है? 400 बाय 600 कॉलम है। 400 बाय 600 की जगह मैं 300 कर लेता उसको ना, ठीक है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई देख लो यार ना, 400 बाय 300 की जगह 300 बाय 600 कॉलम करते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं इसका दो तरफ से, तो निकालेंगे सर ई मिनिमम, हाँ निकाल रहे हैं ई मिनिमम। सर एक्स से निकाल लो, ठीक है, एक्स से निकाल लेते हैं। सर वो हो जाएगा 5000, एल एन सपोर्टेड का फॉर्मूला था 5000 एल एन सपोर्टेड अपॉन 500, एल एन सपोर्टेड हो गया। प्लस कितना हो जाएगा? डीएक्स कितना? 300 बाय 30। सर और 20 भी mm हो सकता है सर, ठीक है भाई। ई मिनिमम वाई कितना? सर 5000 अपॉन 500, ये तो सर सेम होगा, ये चेंज हो जाएगा सर। अच्छा कितना हो जाएगा सर? डबल हो जाएगा। अच्छा डबल हो जाएगा और 20 mm ओवरऑल डबल हो गया क्या? नहीं सर पता चलेगा उसमें। ये कितना? 10 mm। ये कितना? 10 mm 20 mm, ठीक है। ये कितना? 10 mm। ये कितना? 20 mm। 10 और 20 30। तो यहां से यदि देखा जाए तो यहां से आया 10 प्लस 10 और 20, तो विच एवर इज ग्रेटर 20 mm आ गया यहां से। यहां से कितना था? 10 प्लस 20 और 20, तो क्या आ गया यहां से? 10 प्लस 20 30 mm, ठीक है। अरे ठीक है नहीं है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो सरफराज? इंग्लिश की ईएनजी की बहेली, पता नहीं क्या ही लिख दिया। चलिए तो ये आ गया सभी को प्रणव आया समझ में? विपिन, वैभव, विनीत, दीपा, सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये मैंने सॉल्व कर दिया हैंड कैलकुलेशन से, तो आप भी कर सकते हो। तो यहां पर सर एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर आ रही है 20 mm की सेंट्रिसिटी और यहां पर आ रही है कितनी? 30 mm की सेंट्रिसिटी। मतलब इस कॉलम में ई मिनिमम है और ई मिनिमम है y का और x का 20 mm और 30 mm, ठीक है। अरे है कि नहीं है? हाँ सर है। परमिसिबल कितना है भैया? इसी डायरेक्शन से परमिसिबल निकालेंगे, कितना आएगा? कितना निकालेंगे परमिसिबल निकाले? परमिसिबल है सर 5% ऑफ लेटरल, तो इसका 5% कितना होगा और इसका 5% कितना होगा? उसके बगल में लिख दो 5%, तो इसका कितना होगा? 15 mm और इसका कितना हो जाएगा? 5 का 30, ये तो 30 mm हो जाएगा। हाँ 30 ही होना चाहिए, इतना ही होगा। ठीक है, तो परमिसिबल निकाला अपन ने, इसका 5% निकालोगे कितना हो जाएगा? 15, और इसका निकालोगे तो 5 30।
ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 15 से कम होना चाहिए, नहीं है। ये बोल रहा है 30 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ये है। सो यहां से इसेंट्रिसिटी को हम कहेंगे कि सब्सिडी मिल गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से ऐसा नहीं हुआ, इसेंट्रिसिटी आएगी, आकर रहेगी, आप नहीं रोक पाओगे और वो दिक्कत परेशानी पैदा करेगी। आ रही है बात समझ में? यस और नो? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? या मुझको ही समझ आ रहा है? भाई ऐसा तो नहीं है कि सर आप समझाते हो ना तो कई बार ऐसा रहता है आपको तो समझ आ जाता, हमको नहीं आता। विनीत नहीं आया क्या? विनीत जल्दी बताओ, नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो यहां पर भी मैं बात करता हूं। यहां पर अब इससे क्या समझते हो? इससे समझते हो कि सर एक डायरेक्शन से कॉलम में जो इसेंट्रिसिटी आ रही है वो डोमिनेट कर रही है, दूसरी वाली नहीं कर रही है। ऐसे ही हो रहा है ना? अरे ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? हाँ सर ऐसे ही हो रहा है, पक्का? पक्का ऐसे ही हो रहा है? क्या भाई 30 mm क्यों? अरे इसको सॉल्व करो ना, इसका 5% निकालो। 5% 5/100 कितना होगा? 30 ही होगा ना? 5 6 है, अभी तक तो 30 ही है, बाकी आप बताओ चेंज कर लेंगे अपन क्या? ठीक है, तो ये समझ में आया अपने को? ये समझ में आया। यहां से समझ में आ रहा है कि सर इधर वाली इसेंट्रिसिटी को तो आप भूल जाओ। कौन सी भूल जाओ यार? सर इसको भूल जाओ, ये वाली को। क्यों भूल जाओ? क्योंकि यहां से डोमिनेट नहीं कर रही है। डोमिनेट कौन कर रही है? डोमिनेट सर यही वाली कर रही है, एक्स वाली, वाई वाली नहीं कर रही है। ये क्लियर हुआ सभी को? कौन सी कर रही है? एक्स वाली कर रही है, वाई वाली कर रही है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? एक्स या वाई कौन से डोमिनेट कर रही है? सर एक्स डोमिनेट कर रही है। एक्स डायरेक्शन से इसेंट्रिसिटी आ रही है ज्यादा, हम जितना अलाउ कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आ रही है। हमने कितना अलाउ कर दिया? 15 mm, लेकिन उससे भी ज्यादा आ रही है। सर अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? तो एग्जाम्पल हटाऊं क्या या लिखा रहने दूं? एग्जाम्पल हटाऊं या लिखा रहने दूं, बताइए? रहने दो। चलो एक काम करो, इसे ही रहने दे रहा हूं तो इसे भी रहने देता हूं, ठीक है? ये भी रहने दो, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाता हूं। तो मैं बात करता हूं, यहां पर आपके पास पर 3 तरह की कंडीशन दिखेगी। कौन कौन सी? इफ ई मिनिमम था ना, एक्स और ई मिनिमम वाई दोनों, ई मिनिमम एक्स एंड ई मिनिमम वाई इज लेस देन ई मैक्सिमम एक्स एंड ई मैक्सिमम वाई। यदि ई मिनिमम एक्स ई मिनिमम वाई यदि दोनों के दोनों कम है, अपने केस में दोनों के दोनों कम हुए थे क्या? अपने केस में दोनों के दोनों कम हुए थे क्या? नहीं सर, अपने केस में कम नहीं हुए थे। सर अपने केस में कम नहीं हुए थे सर। अच्छा नहीं हुए थे क्या? अपने केस में ये पिंक वाला बोल रहा था आपको, पर्पल वाला बोल रहा था कि भैया नहीं हुआ हूं मैं कम, ठीक है? तो ये वाले इस केस से सब आपके पास पर वो नहीं आ रहा था क्या? इसेंट्रिसिटी आपके पास पर आती हुई दिख रही थी, परमिसिबल से कम नहीं थी। तो आपके पास पर कॉलम को क्या कहा जाएगा वो बताऊंगा। इफ 3 केसेस बना लेते, इफ ई मिनिमम एक्स और ई मिनिमम वाई इज ग्रेटर देन ई मैक्सिमम एक्स और ई मैक्सिमम वाई। अब एंड और का मतलब समझ में आता ना आप लोग को डिफरेंस? नहीं तो पता चला अपन इंग्लिश में फंस गए और अपने से आगे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ चलिए, तो ई मिनिमम एक्स एंड ई मिनिमम वाई और जो लिखा है उसका मतलब समझ में आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक, कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक यदि ज्यादा हो जाता है तो एक ही केस हो जाता है, ठीक है? ठीक है, एक और केस बनेगा सर, कौन सा? देखो भाई, ई मिनिमम एक्स एंड
ई मिनिमम y ग्रेटर देन ई मैक्सिमम x एंड ई मैक्सिमम y। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? यदि ये समझ नहीं आया ना यार, ये वाला समझ नहीं आया ना, तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। कैसी दिक्कत हो जाएगी? भारी दिक्कत हो जाएगी, है ना, घनघोर दिक्कत हो जाएगी। जैसे बादल घनघोर आते हैं ना, तो वैसे प्रॉब्लम घनघोर आएगी। और एंड का मतलब नहीं समझे सर। और कह रहा है इन दोनों में से कोई एक है, एंड कह रहा है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से दोनों के दोनों। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर ये बात करते हैं, यदि ऐसा होता है जब इसेंट्रिसिटी का डोमिनेशन नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे? यदि इसेंट्रिसिटी का डोमिनेशन किसी भी तरफ से नहीं हो रहा है तो हम इस कॉलम को कहेंगे जिस नाम से वो कॉलम है आपके पास पर, कंप्रेशन कॉलम। कौन सा कॉलम है? कंप्रेशन कॉलम। यदि एक तरफ से डोमिनेट कर रही है, दूसरे तरफ से नहीं कर रही है, जैसा अपना वाला केस जो अपन ने सॉल्व किया था उसमें देखने को मिला, तो हम बोलते हैं कि सर एक ही डायरेक्शन से कर रही है तो कोई भी एक्सिस से कर सकती है, तो यूनी एक्सियल कॉलम बोल देंगे उसे। ठीक है, यदि दोनों तरफ से कर रही है तो अपन क्या बोल देंगे उसे? बाई एक्सियल कॉलम बोल देंगे उसे। क्या बोल देंगे? बाई एक्सियल कॉलम बोल देंगे उसे। ठीक है क्या सुमित बाबू, क्लियर बा? क्या बाबू? हाँ बुझ ले बा, बुझे कि नहीं? चलो ठीक है, चलो चलो चलो। तो सर ये आप जो मुझे बता रहे हो ना सर कंप्रेशन कॉलम, इसके बारे में मुझे कुछ और भी पता है। क्या पता है भाई? सर आप नहीं बताया था। क्या बता दिया था मैंने? सर आपने हमें यहां पर ये बता दिया था। क्या बताया था सर? आपने कहा था कंप्रेशन कॉलम में ना सिर्फ आपके पास पर कंप्रेसिव स्ट्रेस रहती है और यूनिएक्सियल बाइएक्सियल कॉलम में दोनों स्ट्रेस रहती है। ये बता दिया था। क्लियर है? अरे बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, बताया था? यस और नो? नहीं आया समझ में? ऋषिकेश देखो बाबू, इधर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है कि दोनों के दोनों कम होना चाहिए। एक एग्जांपल यहीं पर बगल पर लिख देता हूं, है ना, एक डेटा बता रहा हूं। यदि ऐसे आई है ई मिनिमम एक्स एंड वाई, एक्स आया 15 mm, वाई आया 20 mm, ये एक्स से आया और ये वाई से आया, इसेंट्रिसिटी आई है ये, है ना, ई मिनिमम, और ये है ई मैक्सिमम। आपको ई मैक्सिमम बोला है, कितना बोला है कि ई मैक्सिमम कितना आया है आपका? परमिसिबल है आपका 20 mm और यहां से भी 20 mm। दूसरा केस है x एंड y से इसेंट्रिसिटी आई है आपके पास पर 22 mm 20 mm, और एक और केस है x एंड y, यहां से आई है 25 mm और यहां से आई है 30 mm। अब देखिएगा, परमिसिबल यहां लिख रहा हूं, परमिसिबल है आपके पास पर 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm, इतना है। अब देखो दोनों के दोनों 20 mm से कम है, ये 20 से कम, ये भी 20 से कम, यहां से अपना जो परमिसिबल आ रहा था परमिसिबल से भी दोनों कम है, तो इट इज बोथ आर लेस देन। ठीक है, ये कौन सा केस बन गया? कंप्रेशन कॉलम का। यदि मान लीजिए एक 22 आई जो 20 से क्या है ज्यादा, ये आई है 20 के बराबर, लेस देन इक्वल टू, एक ज्यादा दूसरा कम, और दोनों में से कोई भी एक बन जाए, दोनों में से कोई भी एक इंक्रीज कर जाए, कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा बताएंगे? अरे ऋषिकेश हीरो, ध्यान है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं नवाब टाइप पूछकर चले गए, जैसे बुला के चले जाते हैं ना लखनऊ वाले, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना? चलो ठीक है, तो ये हो गया यूनिएक्सियल कॉलम। और सर इसमें क्या 25-20 से ज्यादा है, 30-25 से ज्यादा है, दोनों के दोनों ज्यादा है, और नहीं सर ये तो एंड वाला केस हो गया, और दोनों के दोनों ज्यादा है, मतलब ये कौन सा केस हो गया? बाइएक्सियल कॉलम हो गया, बाइएक्सियल कॉलम हो गया। ठीक है, ठीक है ऋषिकेश, सुरभि, विनीत, वैभव, विपिन, अभिषेक, कुणाल, अंकित, दीपा, योगिता,
करण, महेश्वरी जी, क्लियर है? चलिए भाई, अब ये समझ में आया ना, तो ये भैया एग्जाम में देंगे डेटा और ये पूछेंगे कौन सा कॉलम है, बता दोगे ना? अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? नहीं बताओगे ना तो मैं आ जाऊंगा वहीं जहां पर एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे ना, बगल में चेयर के बैठ कर वहां पर कान पकड़े जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे लगता है कि यह वाला पार्ट आपको बन जाएगा, क्योंकि ये वाली बात ऐसी ना, ये जो समझाया है ना, ये जो बच्चा कल पैदा होने वाला है ना, वो भी बता सकता है, आज नहीं जो कल होगा उसको भी पता है इस चीज के बारे में, और अपने को नहीं पता ना, तो बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है लाइफ की। चलिए, अब यदि अपन बात करते हैं थर्ड बेसिक पैरामीटर, थर्ड बेसिक पैरामीटर, सर कौन सा है थर्ड बेसिक पैरामीटर? ये है बियरिंग कैपेसिटी। क्या है ये? बियरिंग कैपेसिटी। इसको बड़े अच्छे से देखना, हालांकि यहां से फॉर्मूला बस पूछा जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूला, कंसेप्ट वंसेप्ट कुछ बहुत ज्यादा है नहीं यहां पर। ठीक है, चलो चलिए, तो यहां से अपन बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी के बारे में। तो बियरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब है कॉलम की क्षमता कितनी है लोड को कैरी करने की, लोड कैरिंग कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी, यू कैन से लाइक। So, if you want to calculate bearing capacity, first of all, you have to know which material is offering resistance. Yeah, all the material which you are using in column, all are offering resistance. And resistance is all about the available strength of a material. And we have two material. हमारे पास पर दो material है, concrete भी है और steel भी है. Concrete और steel दोनों resistance offer कर रहे हैं. यदि कंक्रीट और स्टील यदि दोनों रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ मिल रही है हमें, है ना? तो यदि मैं बोल सकता हूं कि अप्लाइड लोड कितना कर सकता हूं, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि मैं यहां पर कितना लोड को अप्लाई कर सकता हूं, तो आपसे यदि मैं पूछता हूं, जैसे ये लिखता हूं, तो अप्लाइड लोड कितना हो सकता है, तो आप बोलोगे सर जितना वहां पर रेजिस्टिंग फोर्स होगा। क्यों भाई, यही बात होगी? हाँ महेश्वरी जी, यही होगा सर, जितना अप्लाइड लोड होगा उतना ही वहां पर रेजिस्टिंग फोर्स होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा? जितना अप्लाइड लोड उतना ही रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, अप्लाइड लोड कितना करोगे वहां पर, या फिर हमने कहा कि चलो सर ये तो पता करें कि कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये पता करना है, इसको मैं पीयू बोला हूं, पीयू इज द अल्टीमेट लोड, पीयू इज द अल्टीमेट अप्लाइड लोड। यू कैन ऑल्सो से कि ये फैक्टर्ड लोड है, आप और क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फैक्टर्ड लोड, अल्टीमेट अप्लाइड लोड। ठीक है, पीयू समझ आया? चलो अब ऐसा लिख सकता हूं, पीयू अप्लाइड लोड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय concrete plus resistance offered by steel। ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? हाँ जी लिख सकते हैं, यस और नो बताएंगे। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, ये लोड है, इसकी यूनिट किलोन्यूटन, फोर्स उसकी यूनिट भी किलोन्यूटन रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस यदि अपन ने स्ट्रेस लिख दिया, यदि हमने क्या लिख दिया, यदि हमने स्ट्रेस लिख दिया तो स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, तो हमें वो नहीं लिखना है, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय कॉन्क्रीट इनटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस यहां पर क्या हो जाएगा सरफराज, स्ट्रेस ऑफ स्टील होगा सर, और मल्टीप्लाई सर एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील उसको कैसे निकालेंगे सरफराज, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर निकाल लेंगे, यस और नो सरफराज? एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर निकालेंगे, यस और नो? अरे बहुत पीटे जाओगे सरफराज, हमारी बात पर ना यस नो नहीं करना है, यस नो जो मैंने बोल दिया वो नहीं करना है, अपना सोचना है। तुम्हारे पास दिमाग है ना बाबा, कंप्यूटर थोड़ी ना हो, दिमाग है तुम्हारे पास पर, तो तुम्हारे पास जो दिमाग है वो कहता है सर एरिया निकालना है, बार का एरिया निकालना है, लेंथ से क्या मतलब,
लेंथ से क्या मतलब सर, वो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा। अरे क्यों क्रॉस सेक्शन एरिया निकला? यदि मैंने पूछा तो आप कहोगे अरे सर इधर समझो, आप ऐसे समझाओगे मुझे। कैसे? जैसे मैं भी बता रहा हूं सर, ये है बार, ये बार लगे हैं सर, अब आप इसके ऊपर पर लोड लगाओगे तो लोड लगेगा क्रॉस सेक्शन पर, अरे लगेगा ना, तो ये बार है आपके पास पर, ये बार है, इस बार पर लोड लग रहा है यहां पर, तो इस जोन पर लग रहा है ना, तो आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन से मतलब है, उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है। आ रही है बात सरफराज? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बस एक चीज याद रखना मेरी, आप भी और आप सभी लोग याद रखिए, आप लोग इंजीनियरिंग करने के बाद एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो नहीं बनाया जा सकता है वो है, हाँ जो सोच रहे वो भी, और मैं बोल रहा हूं बेवकूफ, नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की, मैं ऐसा बोल दूंगा यहां पर अप्लाइड लोड इज इक्वल टू रेजिस्टिंग स्ट्रेस, तो आप कहोगे सर दोनों यूनिट बैलेंस ही नहीं है, तो आप इक्वल तो नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में? ये आपको पता है, मैं लिख दूंगा ना तो आपको बोलना नहीं सर ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पढ़ रखा है हमने। भले ही हमारे मार्क्स ना 10 में से -10 आते हो, 10 नंबर का पेपर -10 आ रहे हमारे, समझ आ रही? ऐसा भी हो रहा हो तो भी हमें इस तरह का बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, ना मैं ना कोई नहीं। कोई टीचर कितना भी यूट्यूब में आग लगा रहा हो, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हो, है ना, और कोई कितना ही शांत पढ़ा रहा हो, तो ऐसा नहीं देखना है जो चिल्ला कर पढ़ा रहा है वही अच्छा है और जो शांत पढ़ा रहा है वो एकदम खराब है। आपको जिससे समझ आए ना, ही इज द बेस्ट फॉर आपके लिए। आई बात समझ में? तो यहां पर मेरी बात को ध्यान रखना, आप इन सब जो कंसेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब अपने बेसिक स्कूल की चीजें जो अपन ने पढ़ रखी है, बेसिक इंजीनियरिंग जो है वही है ये यहां पर भी, और वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए ध्यान रखे, कभी कोई भी चीज परचेस करने जाए, कुछ भी करने जाए, ऐसा नहीं कि नए नवेले अपने पिताजी, नहीं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, अपने पिताजी माताजी अपने पर बड़ा विश्वास करते हैं, कहते हैं कि बेटे को इंजीनियर बना दिया। हो सकता है आप घर में एक भाई हो सकता है आपसे छोटे ब्रदर हो, छोटे भाई का भी सपना है कि यार बड़ा भैया अपना, है ना, बड़ी दीदी है अपनी, इनको तो बहुत नॉलेज है, तो कॉलेज तक पढ़े हैं। आपके गाँव में यदि बोल दिया जाए तो अरे बेटा कॉलेज किया हुआ है, तो मतलब अलग ही वहाँ पर आपका वेलकम होता है। लेकिन उसके बाद यदि अपन बेवकूफ बन जाए, प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने को वो लोग जो इज्जत दे रहे हैं ना, उसका मतलब है कि अपने को नॉलेज है, अपने को नॉलेज है। तो जब भी पेरेंट्स के साथ जाओ, कुछ भी चीज शॉपिंग करने जाओ, कहीं भी जाओ, बी एक्टिव, बी प्रोएक्टिव, पूछो वहां पर डिस्काउंट्स क्या हो सकते हैं, क्या डिस्काउंट्स है यहाँ पर, क्या है ये प्रोडक्ट, क्या है, कैसे चलता है, कौन सी मशीन लगी है, मशीन है तो वाइंडिंग है, यदि घूमती है मोटर है तो कौन सी वाइंडिंग है, पूछो उसका सब चीज। क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपको लेकर इसलिए जाते हैं, आपको नहीं बोलते कि तुम कुछ बोलो, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पेरेंट के खर्चे खुद पर करवाओ, दुकान वाले को मत करवाओ। आ रही बात समझ? ठीक है, चलिए तो यहां पर अपन बात करते हैं स्ट्रेस बाय कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस बाय ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो यहां पर यदि सरफराज अपन इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? इसको आप लिख देंगे तो आप लिखेंगे PU इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ स्टील कॉन्क्रीट 0.45 FCK, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इसको लिखता हूं, लेकिन स्ट्रेस ऑफ स्टील इसे अभी मैं फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं, अभी के लिए छोड़ दे रहा हूं, स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा π/4, है ना, इंटू, इसको मैं एक और चीज, हाँ π/4 इंटू डाया ऑफ बार का स्क्वायर, डाया ऑफ जो भी होगा लॉन्गिट्यूडनल बार, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा अपने को, क्या, नंबर ऑफ बार ना, एक बार का तो निकाल लोगे, आपको नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि कंक्रीट में स्टील के एरिया को माइनस कर दूंगा, टोटल कॉलम में से कंक्रीट के स्टील का एरिया, सॉरी स्टील का एरिया को यदि माइनस कर दूंगा तो कंक्रीट का आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ कॉलम में से, यदि एरिया ऑफ कॉलम में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ स्टील, तो क्या आ जाएगा कंक्रीट का एरिया? क्या है कंक्रीट का एरिया हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलिए तो यहां से अपन ने बात किया, सो PU यहां से इस स्ट्रेस ऑफ स्टील, पहले स्ट्रेस ऑफ स्टील के बारे में बता देता हूं, है ना, फिर फॉर्मूला फाइनल लिखूंगा। सो स्ट्रेस ऑफ स्टील के बारे में
या इसको स्ट्रेस ऑफ स्टील की जगह, हाँ स्ट्रेस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। किसमें? स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। जो स्ट्रेस ऑफ स्टील जो होता है वो कंप्रेशन में आपके पास पर एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा मतलब जैसा टेंशन में था एग्जैक्ट 100% एज इट इज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? मतलब सर कम होता है क्या? वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, क्या ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस आपके पास पर एक जैसा नहीं होता है? किसके अंदर? स्टील में जो टेंशन बार का था वही कंप्रेशन बार का नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम। सर आपने तो बोला था उस टाइम पर होता है। अरे बोला था मैंने, और अभी भी मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। आ रही बात समझ में? एग्जैक्टली सेम के लिए मैं मना कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? यहां से कहने का मतलब है कि फॉर माइल्ड स्टील जो स्ट्रेस होती है दैट इज 0.87 Fy, फॉर Fe 415 दैट इज 0.796 Fy, Fe 500 के लिए 0.742 टाइम्स। ये अलग अलग स्ट्रेस होती है। माइल्ड स्टील वाला आपको तकरीबन 87% ऑफ यील्ड आपका दे देता है। ये विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी बात कर रहा हूं, जिसमें अपन ने 1.15 का जो डिवाइड है ना वो सब कर रखा है इसमें। सो माइल्ड स्टील HYSD में भी दोनों अलग अलग के केस में ये देखा गया है। अब ये देखा गया है तो इन्होंने अपने को कहा कि थोड़ा ना स्पेसिफिकली बात करते हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि इन तीनों स्टील में अलग अलग होता है। अब यहां पर क्या लिखोगे? स्ट्रेस ऑफ स्टील में स्ट्रेस ऑफ स्टील जो है कंप्रेसिव, वो तीनों बार का अलग अलग है। कौन सा लेना ज्यादा फायदेमंद है? लेना कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? वो है ये वाला। कारण क्या है? आप कह रहे हो स्टील में स्ट्रेस 87% नहीं है, 75% 75% ही है। आप मान रहे हो सिर्फ 75% ही स्ट्रेस अवेलेबल है सर, 25% नहीं है। इससे क्या होगा? आप स्टील को अंडर एस्टिमेट करोगे। अब स्टील को क्या करोगे? आप अंडर एस्टिमेट करोगे। और यदि अंडर एस्टिमेट करोगे तो जब ये रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, रेजिस्टेंस बाय स्टील ऑफर्ड बाय स्टील, यदि स्ट्रेस कम हो गई तो एरिया क्या करना पड़ेगा? एरिया क्या करना पड़ेगा? सुरभि, दीपा, योगिता, स्टील क्या करना पड़ेगा? एरिया क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेस कम हो गया तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, अभी पूछा भैया किसने, ऐसा क्यों किसी ने पूछा है? हाँ, सुमित ने कहा कि सर ऐसा स्ट्रेसेस अलग अलग क्यों होती है। हमने जो बात किया था टेंशन के रिस्पेक्टिव, ये तीनों मटेरियल के अंदर पर ब्रिटलनेस बात करेंगे तो तीनों की ब्रिटलनेस अलग है ना? कि ऐसा नहीं कि इन दोनों की एग्जैक्टली सेम है, इसकी थोड़ी अलग है, इसकी थोड़ी अलग है और उसकी और अलग है। तो इस वजह से आपको जो स्ट्रेस में भी बिहेवियर में जो थोड़ा सा चेंज मिलता है उसी का रिस्पेक्टिव यहाँ पर बात की गई है। यदि आपके पास पर स्ट्रेस इन स्टील, और हालांकि अपन डीप में जाकर पता कर सकते हैं लेकिन सेंस नहीं है यहाँ पर, है ना? डीप में जाकर मैं आपको बता भी दूँ, आपका अच्छा ऐसा होता है, आंसर वही होने वाला है ना? तो अभी अपने को डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला आपसे यहाँ से। और मैंने फिर से बोला नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज के लिए कॉलेज क्लास है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। यहाँ पर अपन बात करते हैं Fe 500 का बेस मानते हुए, तो हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। क्या लिख रहा हूँ? तो इसी के बेसिस पर मैं लिख रहा हूँ। जो लिख रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एस पर या फिर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विदाउट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विदाउट कंसिडरिंग इसेंट्रिसिटी। मतलब हम मान रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी आएगी ही नहीं। मतलब हम क्या मान रहे हैं भैया? सर आप मान रहे हैं जीरो इसेंट्रिसिटी। मैं क्या मान रहा हूं? सर आप मान रहे हैं जीरो इसेंट्रिसिटी। तो अब मुझे बताओ ये कितना प्रैक्टिकल और कितना थ्योरेटिकल है?
मुझे बताओ कि ये कितना प्रैक्टिकल और कितना थ्योरेटिकल है, कितना प्रैक्टिकल कितना थ्योरेटिकल है बताएंगे। क्या है, प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? ये थ्योरेटिकल है। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसेंट्रिसिटी तो हमेशा आएगी, जीरो इसेंट्रिसिटी का तो केस नहीं बनता। लेकिन यदि जीरो इसेंट्रिसिटी रही तो फॉर्मूला जो है आपका, दैट इज फॉर्मूला है आपका PU इज इक्वल टू 0.45 FCK एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील प्लस stress of steel, that is 0.75 Fy into area of steel. This is the formula which you can use, for calculating bearing capacity, without eccentricity का consideration. अब इतना पूरा पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी कोड में नहीं मिलेगा। तो मैं इतना बताकर आपके लिए मतलब बहुत आपके साथ बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यदि ये रहेगा ना तो ये याद रहेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं, ये नहीं रहेगा ना तो इसको रटने की जरूरत पड़ेगी इस वजह से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को लिख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू IS कोड। अब मुझे बताइए IS कोड क्या, मुझे बताइएगा क्या IS कोड इसेंट्रिसिटी को मानता है या नहीं मानता है, ये बताइएगा। IS कोड इसेंट्रिसिटी के बारे में क्या ख्याल रखता है? IS कोड क्या मानता है, इसेंट्रिसिटी आएगी नहीं आएगी? बताएंगे IS कोड क्या मानता है, इसेंट्रिसिटी आएगी नहीं आएगी? इसेंट्रिसिटी आएगी। तो यहां पर जीरो इसेंट्रिसिटी नहीं है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, विथ कंसीडरिंग इसेंट्रिसिटी, मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी, जीरो नहीं है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है आपके पास पर, दैट इज सेम ऊपर वाला। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले के लिए आपका जो IS कोड है, कौन सा IS कोड, 456-2000, उससे हमने पूछा कि भैया इसेंट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा। मुझे आप लोग बताएंगे IS कोड ने क्या कहा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसेंट्रिसिटी आएगी तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इसेंट्रिसिटी की वजह से, इसेंट्रिसिटी आने की वजह से क्या कॉलम की क्षमता और बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी? बढ़ेगी कम होगी? क्या होगा, कम हो जाएगी। मनीष तुम्हारी आग लगाने वाला क्या तुम्हारा वो चलता ही रहता है क्या, जब कभी लिखोगे आग लगा के लिखोगे? कम हो जाएगी स्ट्रेंथ। यदि स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, तो IS कोड कहता है 90% ही बचेगी, 10% कम हो जाएगी। मतलब ये जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है, ये जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है, इसका कितना बचेगा, सिर्फ 90% ही बचेगा। तो 0.45 FCK एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.75 FY एरिया ऑफ स्टील, इसका 90%, इसका 90% सप्लाई करो और सॉल्व कर लो उसे, तो क्या हो गया, PU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PU इज इक्वल टू कितना होगा, लिख सकते हैं सर? हाँ, इसका 90 निकाल लेंगे, लिखा 0.4 FCK एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस इसको करेंगे तो 90% 0.67 FY एरिया ऑफ स्टील, और ये आपको कोड में फॉर्मूला मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नायाब चीज दिखा रहा हूं, इट इज नॉट नायाब, ये पहले से मौजूद था, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूलना नहीं है, चाहे नाम भूल जाएं, अपना नहीं, उसका जिसका नाम लिए जा रहे हो डेली दिन रात उसका, लेकिन ये नहीं भूलना है। क्लियर है बात? सो दिस इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, ये है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, है ना।
समझ आ रही बात? ठीक है, चलिए तो यहाँ से फिर अपन बात करते हैं, यहाँ से फिर अपन बात करते हैं, क्या करते हैं बात अपन, यहाँ से अपन एक एक कर पूरी बेयरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले लिखते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बताया है, ये जो फॉर्मूला है ये किस के लिए फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर किस तरह के सेक्शन के लिए फॉर्मूला है। विजिबल है सभी को? सभी को विजिबल है? विजिबल है ना? थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ क्या इसको, देखिएगा। अभी विजिबल है? अभी विजिबल है? जल्दी देख के बताइए मुझे। यस है ना? अब मत बोलना कि सर कर दो। अरे फालतू बातें करते हो, कौन कौन है ये फालतू बात करने वाला? करण है, टाइम के साथ नाम भी लेना पड़ता है। अरे करण बेटा, बात याद रखो हमारी। एक सर से मैंने सुना था, आप लोग भी सुनेंगे उनको, वो खान सर कर हैं यूट्यूब पर। तो किसी ने मुझे, स्टूडेंट ने भेजा था कि सर इनको सुनिए, ही इज़ जीनियस सर। मैंने कहा ठीक है। तो वो बोल रहे थे बच्चों को, वही मैं तुम्हें बोलूँगा, लाखों आएंगे लाखों जाएंगे, लेकिन शादी उसी से होगी जिसे पापा खोज के लाएंगे। समझ आ रही बात? चलिए, तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कुलर टाई। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कुलर टाई, ठीक है। अब यदि यहीं पर मैं हेलिकल टाई कर देता हूं, हेलिकल टाई। अब हेलिकल टाई को थोड़ा सा समझिए, हेलिकल टाई को थोड़ा सा समझिए। जैसे कॉलम है ना, तो इसमें जो आपकी रिंग लगी हुई ना, इसमें जो आपकी रिंग लगी हुई है, वो रिंग लगी हुई है इस तरह से। तो आपने इस पोजीशन पर उसको लॉक कर दिया, कंक्रीट बाहर नहीं आ सकता। लेकिन हेलिकल में ऐसा नहीं होता है। हेलिकल में कैसा होता है? हेलिकल में आप ना बहुत क्लोजली इसको बांधते हैं, तो यहां पर कंक्रीट का कन्फाइनमेंट, कंक्रीट पर जो पकड़ रहती है, कंक्रीट के सराउंडिंग में जो रेनफोर्समेंट रहते हैं, वो उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है और यहां पर डिस्टेंस कम रहता है। तो यहां कंक्रीट क्रश होकर ही बाहर निकलता है, यहां पर क्रश हुए बगैर, क्रैक होकर भी बाहर निकल सकता है। तो यहां पर कंक्रीट को ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, मतलब कंक्रीट क्रश होने के बाद भी यूटिलाइज हो सकता है, जबकि यहां नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं यदि हेलिकल टाई लगाते हैं तो बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, कम हो जाएगी? क्या होगा भाई? बियरिंग कैपेसिटी हेलिकल टाई में बढ़ेगी, कम हो जाएगी? बताइएगा। क्लियर है? क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगी। यदि इंक्रीज कर गई तो फॉर्मूला लिख देता हूं, पी यू इज इक्वल टू, कितनी परसेंट बढ़ जाती है सर? 5% बढ़ जाती है अबव फॉर्मूले के। लेकिन सर्कुलर नहीं, सिर्फ हेलिकल। ध्यान रखिए, सर्कुलर कॉलम में हेलिकल टाई और सर्कुलर टाई दोनों लग सकती है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो याद रखना। क्लियर है बात? याद रखेंगे? बस एक चीज़ समझिए कि मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोग को पढ़ाया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के पहले आपको चीज़ें समझाया है। डायरेक्ट लिखने के पहले यदि चीज़ समझाया तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द बेयरिंग कैपेसिटी फार्मूला। अब यदि आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़कर सभी चीज़ें मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एज पर, थोड़ा छोटा करते हैं अपन इसको, as per IS 456 2000 design of
कॉलम, ठीक है, एक एक कर कर लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, और हमने पता किया है, सबसे पहले हमने पता किया है स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकाला जाता है? स्लेंडरनेस रेशियो निकाला जाता है लैम्डा के बेसिस पर। तो हम बात करते हैं शॉर्ट कॉलम एंड कौन सा, लॉन्ग कॉलम, लेस देन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कौन सा, इसके बाद हमने बात किया था इसेंट्रिसिटी, हमने बात किया था एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी। इस एक्सीडेंटल में क्या लिखा था हमने, ई मिनिमम एक्स एंड वाई, है ना, ई मिनिमम एक्स एंड वाई या ई मिनिमम एक्स एंड ई मिनिमम वाई क्या होती है आपके पास पर, ग्रेटर देन इक्वल टू एल अनसपोर्टेड अपॉन 500 प्लस डी बाय 30 और 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ई मिनिमम, एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी हो गई। अब क्या लिखते हैं अपन, परमिसिबल। परमिसिबल क्या होती है, ई मैक्सिमम, वो कितनी होती है आपके पास पर, 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन, ठीक है, ये हो गया था, ठीक है। थर्ड अपन ने क्या देखा, थर्ड देखा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन कॉलम। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अपन ने कंप्रेशन कॉलम का ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, ये जो अपन ने लिखा है, वो सभी अपन ने किसके बारे में बात कर रहा है, बेयरिंग कैपेसिटी, किसके बारे में, अपन बात कर रहे हैं कंप्रेशन कॉलम। कौन सा कॉलम, कंप्रेशन कॉलम। अब कंप्रेशन कॉलम कौन सा होता है पता है क्या, कंप्रेशन कॉलम कौन सा होता है क्या पता है, क्या पता है सभी को, कंप्रेशन मतलब हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे, यूनिएक्सल बाइएक्सल के बारे में नहीं पढ़ रहे, क्या और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसके आगे बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ लोडिंग को, हम सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के बारे में बेसिस पर बात कर रहे हैं। हमने बेंडिंग स्ट्रेस तो लिया ही नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस के कंसिडरेशन को मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। अभी अपन यही बात कर रहे हैं सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन कॉलम। अपन ने पता किया विथ जीरो इसेंट्रिसिटी, है ना। हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं भैया, सर एक लिखा है विथ जीरो इसेंट्रिसिटी लिखा है सर, विथ जीरो इसेंट्रिसिटी, एक क्या लिखा है, विथ मिनिमम eccentricity, with minimum eccentricity in a rectangular square circular tie। यदि इस तरह की तीनों तरह की यदि कोई टाई रहेगी, रेनफोर्समेंट रहेगा, देन ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। और एक और है, क्या है एक और, इन हेलिकल टाइड कॉलम। हेलिकल टाइड कॉलम में क्या है, ये लिखा है आपने,
सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये सभी चीज़ें मैंने एकदम समराइज कर दिया, एकदम समराइज छोटे छोटे में। ये वाला चीज़ भूलना नहीं है। क्लियर है? नहीं भूलेंगे? अरे नहीं भूलोगे ना? बताओ यस और नो। कॉलम में सर्कुलर कॉलम में यूज करते हैं, जहां पर कॉलम में को रेजिस्टेंस हमें करवाना है, सर्कुलर कॉलम यूज कर रहे हैं वहां पर करते हैं। सर्कुलर कॉलम कहां पर यूज करते हैं? घर के वो हिस्से जो चारों तरफ से खुले हुए हैं, मतलब घर के यहां पर यदि बीच में कॉलम लगाऊंगा, रेक्टेंगुलर मत बनाओ, सर्कुलर बनाओ, क्योंकि रेक्टेंगुलर क्या होता है, छोटे बच्चे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उससे क्या उनको सर पर लगने का, कॉर्नर शार्प होते हैं ना, उससे लगने का चांस होता है। तो यूजुअली हम सर्कुलर कॉलम बनाते हैं। यदि आप देखें जो कॉरिडोर के आपके पास पर कॉलम रहते हैं वो सब भी इसी सर्कुलर बनाते हैं। लेकिन अब बिल्डिंग का जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहता है उसमें बिल्डर इतना सोचता है रेक्टेंगुलर बना देता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरे कॉलम जो है वो रेक्टेंगुलर ही बनाने ना, नीचे से लेकर ऊपर तक। बस एक फ्लोर का में जो सेंटर, हालांकि सेंटर में कॉलम मिलता नहीं, लेकिन मिल गया कभी तो उस हिसाब से दिखता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर एकदम 2-3 चीज बस बेसिक बेसिक बता दे रहा हूं। क्या? किससे रिलेटेड? रेनफोर्समेंट से रिलेटेड। क्या है रेनफोर्समेंट से रिलेटेड सर? रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ग्रेटर देन इक्वल टू कितने रहेगा? 12 mm। डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm या उससे ज्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ बार रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम में ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सर्कुलर कॉलम कोई भी टाई हो ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट। स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार लेस देन इक्वल टू 300 mm। दो बार के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी हो सकती है लॉन्ग कॉलम में, वो कॉलम के अंदर पर, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी हो, 300 mm। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लेटरल टाई के बारे में। लेटरल टाई दो तरह की होती है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, ये भी होती है, और एक और लिख देता हूं सर्कुलर, क्योंकि हेलिकल तो एक ही बार होता है और ये अलग अलग बार होता है। इससे रिलेटेड बात करता हूं, डाया ऑफ टाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 mm, ठीक है। हालांकि अपन डाया ऑफ टाई जो है अपन निकाल सकते हैं, दैट इज डाया ऑफ मेन बार बाय 4 और 6 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। डाया ज्यादा होना चाहिए। स्पेसिंग टाई के बीच में, एक के बीच के एक जो दूरी होगी ना, एक ऊपर नीचे 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 ऐसे लगी जो है, उनके बीच में स्पेसिंग कम से कम होनी चाहिए। कितने से कम होना चाहिए? या तो 300 mm और लेटरल डायमेंशन, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, ज्यादा है कम, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, ज्यादा है कम, लेस है तो विच एवर इज लेस या मिनिमम, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद यदि मैं बात करता हूं, ये आपने लेटरल टाई के बारे में बात करें। लेटरल टाई एक और तरह की होती है आपके पास पर, कौन सी होती है? हेलिकल टाई के लिए, हेलिकल टाई के केस में डाया ऑफ टाई सेम रहेगा। क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू डाया ऑफ मेन बार बाय 4 और 6 mm, विच एवर इज मैक्सिमम। अभी ध्यान रखना, कॉलम में यदि दो बार लगे अलग अलग डाय के, एक 12 का लगा है 16 का, तो यहां 16 रखना। क्यों रखना? क्योंकि 16 रखोगे तो 16 का 4 और 12 का 4, 12 बाय 4 3 mm, 16 बाय 4 4 mm। तो दोनों में से जो ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा यूज करना है तो ज्यादा वाला डेटा रखना है, लेकिन जब स्पेसिंग करते हैं तो स्पेसिंग में कम वाला रखना है। तो स्पेसिंग में बात करते हैं, स्पेसिंग को बोलते हैं अपन यहां पर पिच। क्या बोलते हैं स्पेसिंग को? पिच बोलते हैं। तो पिच
मैं दो चीज लिख रहा हूं, एक मिनिमम की कंडीशन और एक मैक्सिमम की कंडीशन। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पिच 75 mm और डाया ऑफ कोर बाय 6, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 25 mm और 3 टाइम्स ऑफ लेटरल टाइम। ओके, ये इतना चीज अपने को ये मानकर चले, ये बोर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लिखा है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, यही बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो सरफराज? यदि कॉलम का साइज 300 लेस देन 300, अरे तो भैया बोल ही तो रहा है ना, 300 mm से ज्यादा थोड़ी ना बोल रहा, कम ही बोल रहा है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल बार के बारे में बीच में डिस्टेंस तब तो और ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनके इस पॉइंट को मुझे कल और डिस्कस करना है हेलिकल टाई को, तो कल मैं इसको और डिस्कस कर अपन फुटिंग पर पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें। क्या जीरो लिख रहे हो? जीरो का मतलब क्या हुआ योगिता? चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया, हो गया। नेक्स्ट हो गया, हो गया। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया, हो गया। नेक्स्ट पिच कल एक बार और बताऊंगा प्रणव, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, इधर से सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 2-3 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके ओके, डन। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फुटिंग का पार्ट, और थोड़ा सा जो हेलिकल टाई है वो बता दूंगा। ठीक है, स्लाइड नंबर 6। हो गया? हाँ ऋषिकेश, सुदीप आपने बोला था कल शायद कॉल करने का, तो मैं आज आपसे बात कर लूंगा, आज आप कर लेना मुझे 12 बजे के बाद कॉल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। बाय बाय, टेक केयर।